हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बायो बूस्टर। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किंगडम मोनेरा कहाँ से आया है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, जो हमने कल पढ़ा था। विटेकर का 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन, उसमें नंबर 1 था मोनेरा। कल जो हमने पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। कल हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है अलग अलग टाइम पीरियड में। नंबर 1 पे आपके आए थे एरिस्टोटल, जिन्होंने बांटा था 2 भागों में। प्लांट को किया था उन्होंने हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज में, और एनिमल्स को किया था 2 कैटेगरीज में, दोज हु हैव रेड ब्लड सेल्स एंड दोज हु लैक रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद हम सेकेंड लिनियस के पे आए थे। लिनियस ने भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। उसके बाद हम 3 किंगडम सिस्टम को पढ़ के आए थे। 4 किंगडम को पढ़ा था हमने, एक जनरल ओवरव्यू लिया था। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटेकर। उसी में 5 किंगडम डिवाइड किए गए थे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। कल हमने इनके बारे में ये भी पढ़ा था किस तरह से इनको कैटेगराइज किया है, किन किन चीज़ों को लेके। सेल वॉल के ऊपर किया था, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर किया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर किया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किया था। तो इन सारे पॉइंट्स से हमने इनको डिस्कस किया था। तो प्रीवियस वीडियो के बाद मैंने बताया था नेक्स्ट में मोनेरा पढ़ेंगे, तो हेयर वी आर। ओके, लेट्स बिगिन विद किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा। जब भी किंगडम मोनेरा की बात होती है तो आपके दिमाग में क्लियरली आना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मीन्स द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मोनेरा में आएंगी वही कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होंगी जो आपके बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताती हूँ बैक्टीरिया के बारे में जो मोनेरा के सोल मेंबर्स हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, बैक्टीरिया के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। दे आर द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। मीन्स जो बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोटिक्स हैं। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स दे डू नॉट हैव द ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस आपका किस में होता है? यूकैरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, अब हम दूसरी चीज़ पे आते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो बैक्टीरिया है उसमें जब उनके अंदर प्रोकैरियोट्स हैं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जब न्यूक्लियस नहीं है तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ प्रेजेंट है? हमारे अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। वहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन्स होते हैं, नॉन हिस्टोन्स होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में तो ऐसा है नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इधर उधर स्कैटर्ड है। वो भी एक तरह से एक पॉइंट में, एक कोने में ऐसा होता है कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनता है बैक्टीरिया के केस में, और उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। तो बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल होगा उनका, वो न्यूक्लियोइड की फॉर्म में एक जगह पे सेल में स्कैटर्ड होगा। वहाँ पर हिस्टोन, नॉन हिस्टोन्स, ये सारे प्रोटीन्स नहीं होंगे। एक सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोइड की फॉर्म में कॉइल्ड होके प्रेजेंट होगा सेल में। ठीक है, तो इनका ये तो हुआ आपका जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात। ये प्रोकैरियोटिक हैं। दूसरी बात, बैक्टीरिया आपको हर जगह मिल जाएगा। जहाँ आप देखेंगे कहीं पर भी बहुत ही हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन वाले एरिया में भी मिलेगा। ये आपको बहुत ज़्यादा जहाँ पर थर्मल है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पर भी मिलेगा। तो आपको ये कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह प्रेजेंट है, मतलब इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। तो जो बैक्टीरिया है दैट इज़ कॉस्मोपॉलिटन। ठीक, हम आगे थर्ड पॉइंट पे। अब फोर्थ पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा सेल वॉल। तो जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की वो किससे बनी हुई होती है? सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ये क्वेश्चन आता है नीट में भी, और वैसे भी जब भी आप डिस्क्राइब कर रहे हो बैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में तो आपको बताना होगा ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको अगर हम डालते हैं अपने आंसर्स के अंदर तो उनका एक अलग ही असर पड़ता है। तो इसलिए आप लिखेंगे सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ओके, डन विद इट। अब जब सेल वॉल के ऊपर आ गए हम, तो सेल वॉल सब में प्रेजेंट होती है, लेकिन बैक्टीरिया का एक ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा।
माइकोप्लाज्मा, ध्यान से सुनिएगा, 3 क्वेश्चंस बनते हैं और तीनों इंपॉर्टेंट हैं, नीट में आए हुए भी हैं, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब वो सबसे छोटे हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है। आर्किया में भी सेल वॉल नहीं होती है और माइकोप्लाज्मा में भी नहीं होती है। तो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट हैं, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। उनके अंदर लैक ऑफ सेल वॉल है। क्या है? लैक ऑफ सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। और वो क्या होता है? वो क्या सर्वाइव करते हैं? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सर्वाइव करते हैं। तो हुई ना अजीब सी बात। सबसे पहली बात तो सेल वॉल भी नहीं है, ऊपर पे सर्वाइव करते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में, बहुत ही स्मॉलेस्ट हैं। तो इनको एक चीज़ बोला जाता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इनको बोला जाता है जोकर। तो मतलब ये मोनेरा किंगडम में जोकर बोला जाता है इनको, क्योंकि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल जो है माइकोप्लाज्मा का है वो है PPLO, ठीक है, PPLO। तो इसका एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। अब जब हमने इतनी चीज़ें कर ली तो उसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब हमने इनके कहाँ प्रेजेंट है ये भी पढ़ लिया, बेसिक्स कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉस्मोपोलिटन है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोट है, जेनेटिक मटेरियल किस तरह से होता है, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होता है, एकदम कॉइल्ड, सेल वॉल किस में, सब में होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, एक्सेप्ट आर्किया, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, इन दोनों को छोड़ के, ठीक है। माइकोप्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, उसका एग्जाम्पल पढ़ लिया, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का बात है बेसिक शेप। जब भी किसी चीज़ को डिफाइन करना होता है, सबसे पहले वो चीज़ है क्या, उसका सेल टाइप क्या है, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, और तीसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है वो है आपका बेसिक शेप, उसकी शेप कैसी है। तो बैक्टीरिया यहाँ पर आपके 4 तरह के होते हैं, ठीक है, 4 तरह की शेप होती हैं बैक्टीरिया में, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे नंबर 1 कौन सी शेप होती है? वो होती है कोकस। कोकस शेप होती है बैक्टीरिया की नंबर 1। कोकस का मतलब होता है राउंड, स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल एंड राउंड, मतलब कि इनकी शेप कुछ इस तरह की होती है। तो ये राउंड शेप बैक्टीरिया जो आपको मिलेंगे, ये मिलेंगे कोकस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। बैसिलस जो फॉर्म है दैट इज़ रॉड शेप्ड, मतलब कि ये रॉड की शेप के होंगे। सेकेंड फॉर्म बैसिलस, ठीक, बैसिलस इस तरह से आपका होगा, ये रॉड शेप का, और ये बहुत ही कॉमन शेप है बैक्टीरिया में, ठीक है, रॉड शेप कहेंगे। और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट शेप है वो है आपकी स्पाइरल फॉर्म होगी थर्ड शेप। स्पाइरल फॉर्म कैसे? आप ऐसे करके, ये ऐसे आया है, इसमें ना ये मतलब एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ब्रश लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये इनके जो हैं वो फ्लैजेला होते हैं, जिससे ये मूवमेंट दिखाते हैं। हाँ, एक बात और नोट करिएगा, ये आता भी है नीट में। फ्लैजेला जो है दैट इज़ फॉर द मूवमेंट, और 2 चीज़ें और होती हैं बैक्टीरिया में, याद रखिए क्या होती है, पिल्लाए होती है और फिम्ब्राए होती है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिल्लाए और फिम्ब्राए ये दोनों क्या बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये बैक्टीरिया के मूवमेंट में बिल्कुल हेल्प नहीं करते। ये सिर्फ बैक्टीरिया के सरफेस पे अगर बैक्टीरिया को अटैच होना है तो दे आर द ऑर्गन जस्ट फॉर द अटैचमेंट इन बैक्टीरिया, अटैच होने में हेल्प करते हैं लेकिन मूवमेंट में नहीं करते, ठीक है। तो पिल्लाए और फिम्ब्राए जो है वो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं लेकिन लोकोमोशन में नहीं करते। लोकोमोशन में, मूवमेंट में कौन हेल्प करता है बताइए? फ्लैजेला, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, माइंड में रखिएगा इसको। तो यहाँ पे हमने स्पाइरल के बारे में बात कर ली। फिर नेक्स्ट आता है कॉमा शेप्ड, मतलब कॉमा शेप्ड एज द नेम इंडिकेट्स इटसेल्फ, ये कुछ इस तरह के होते हैं, कॉमा के शेप्ड के, ठीक है, जैसे कॉमा लगा दिया आपने उस टाइप के कॉमा शेप्ड होते हैं। तो ये आपकी 4 तरह की फॉर्म हो गई है बैक्टीरिया की। इज इट क्लियर? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? उनके बारे में बात कर लिया, उनकी शेप के बारे में बात कर लिया। अब जैसे जैसे आंसर लिखते हैं ना उसी तरह से NCERT की एक भी चीज़ छोड़ी नहीं गई है, आपकी हर चीज़ बहुत अच्छे से कराई जाएगी। तो इसलिए रोज़ वीडियो आया करेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा
वीडियोस बनाएंगे जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। और आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैम डिस्कस करें, तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसको भी कंसिडर किया जाएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना लाइक करेंगे, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। तो बायो बूस्टर को सब्सक्राइब कीजिए। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का डिवीज़न, बैक्टीरिया को कैसे बांटा गया है, ठीक है। अगली चीज़, बैक्टीरिया को दो तरह से बांटा है, एक तो हमने बांटा है आर्की और एक बांटा है यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया है क्या? आर्की बैक्टीरिया जो है वो इस तरह के बैक्टीरिया हैं, मतलब उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जो बहुत हार्श होते हैं। मतलब कि कोई तो रह रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन है, कोई रह रहा है बहुत ही हॉट स्प्रिंग्स में। तो इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये हार्श इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ओके, गॉट इट, हार्श इन्वायरमेंट में, ठीक। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इनके हेलोफाइल्स। फाइल्स का मतलब होता है लवर, मतलब कि ये सॉल्ट लवर हैं। ये ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है। तो इसमें आ गया आपका हेलोफाइल्स, गॉट इट। उसके बाद हम सेकंड पे आते हैं, वो है थर्मो एसिडोफाइल्स। जो थर्मो एसिडोफाइल्स हैं, एज द नेम इंडिकेट, ये पाए जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स होते हैं। हॉट स्प्रिंग्स कहाँ होगा? जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा। तो हाई टेम्परेचर हॉट स्प्रिंग्स रीजन, ठीक है, में जो पाए जाते हैं वो हैं थर्मोफाइल्स। मतलब ये थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर लविंग माइक्रोब्स हैं। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको बाद में डिस्कस किया। मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस क्या है? मेथेनोजेंस में उनका नेम खुद ही इंडिकेट कर रहा है, मेथेनोजेंस। मेथेनो मीन्स मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ठीक है, मेथेनोजेंस होते हैं। अब जो ये आपके मेथेनोजेंस है ना, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं गट में। किसके गट में? रूमिनेंट के गट में। रूमिनेंट कौन होते हैं आपके? रूमिनेंट होते हैं आपके जैसे बुफेलो हो गया, काऊ हो गया, इनके गट में पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया। उसमें क्या हेल्प करते हैं? ये गट में प्रेजेंट होके उनका जो एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, उनका जो एक्सक्रीटा है, जो उनका काऊ डंग है, उसके अंदर पे बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं। तभी कहते हैं ना, डंग में से बायोगैस की स्मेल आती है। तो वो कहाँ से आती है? मेथेनोजेंस से। मेथेनोजेंस किस ग्रुप के? आर्की ग्रुप के। तो ये ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया आर्की में आ गए हैं, हार्श कंडीशंस में रहते हैं। हेलोफाइल्स हैं, भाई सॉल्ट लविंग है। थर्मोफाइल्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं। जो मेथेनोजेंस हैं वो रूमिनेंट के स्टमक में पाए जाते हैं, गट में पाए जाते हैं। वहीं से वो जो डंग में जो स्मेल आती है, आपको गोबर गैस में से जो स्मेल आती है, मीथेन की आती है, उसको प्रोड्यूस करने का काम मेथेनोजेंस का होता है। तो ऑल द थ्री आर आई थिंक क्लियर टू यू, ठीक। लेट्स मूव टू द अनदर कैटेगरी। अनदर कैटेगरी जो आती है वो आती है हमारी यू बैक्टीरिया। यू एज द नेम इंडिकेट इटसेल्फ, यू मीन्स ट्रू। तो ये कौन है? ये ट्रू बैक्टीरिया है, ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया है। अब ट्रू बैक्टीरिया में क्या है? इनका जो सेल वॉल है ना, वो बहुत रिजिड है। बना हुआ तो पेप्टाइडोग्लाइकन का है, लेकिन बहुत रिजिड सेल वॉल है यू बैक्टीरिया का। और इनमें मूवमेंट के लिए क्या प्रेजेंट है? मैंने आपको पहले बताया, फ्लैजेला। तो फ्लैजेलम का काम है मूवमेंट के लिए, ठीक है। अब जो यू बैक्टीरिया है उसमें जो एग्जाम्पल आता है, ये फिलामेंटस होते हैं बेसिकली। तो यू बैक्टीरिया में जो आपका एग्जाम्पल आता है वो आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं BGA, ठीक। अब ये है तो एल्गी, लेकिन इसका नाम एल्गी क्यों है? एल्गी क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल ए होता है। ये अपना फूड खुद से बना लेता है, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि प्रोकैरियोट है। तो ये इसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और द ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये अपना फूड खुद बना लेते हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं। तो बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो बैक्टीरिया है, क्लोरोफिल होने के बावजूद भी ये ऑटोट्रॉफिक है, सनलाइट में अपना फूड खुद बनाती है, ठीक है। एग्जाम्पल है नॉस्टॉक है, एनाबिना है। अब जो नॉस्टॉक है उसमें क्या होता है कि ये सनलाइट को इस्तेमाल करके फूड बनाती है, और इनके अंदर नॉस्टॉक जो फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसमें क्या होता है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनके फिलामेंट में। उन सेल्स का काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो उन सेल्स को क्या बोलते हैं? जो ब्लू ग्रीन एल्गी में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं,
हेट्रोसिस्ट। इस पॉइंट को याद करिएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। ओके, तो साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हैविंग ए क्लोरोफिल प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। गॉट इट? ठीक है। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? कीमोसिंथेटिक होते हैं। कीमोसिंथेटिक कौन से होते हैं? जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं केमिकल की फॉर्म में और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं, तो वो है कीमोसिंथेटिक। तो यहाँ पे हमने कीमोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक, ब्लू ग्रीन एल्गी और हेट्रोसिस्ट इसके बारे में बात कर ली है। ठीक, तो ये आपका हो गया यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आई थिंक सो आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, गॉट इट। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। जैसे आंसर लिखते हैं उसी तरह से हमारे पॉइंट हैं, और जैसे आपकी एनसीईआरटी में दिया है सेम वैसे ही मैंने आपको समझा रखा है। एनसीईआरटी का कोई भी बोर्ड लेटर, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं मेरी वीडियो में। ओके, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। रिप्रोडक्शन जो होता है बैक्टीरिया में वो कैसे होता है? रिप्रोडक्शन बेसिकली जो होता है वो फिजन के थ्रू होता है। फिजन का मतलब क्या है कि एक ये बैक्टीरिया है, ऐसे करके यहाँ पे एक पॉइंट है, और ये ऐसे करके एक और बड सी हुई यहाँ पे, और ये इससे डिटैच हो जाएगी, और फिजन से ऐसे बहुत सारे बन के कट के अलग अलग हो जाएंगे, और वो एक कंप्लीट बैक्टीरिया फॉर्म कर लेंगे। तो ये प्रोसेस है फिजन का, बहुत ही सिंपल, और ये मैक्सिमम होता ही होता है सारे के सारे बैक्टीरिया में। और जो नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस वो क्या है? सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर हो गया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशन है, सॉल्टी एरिया हो गए, तो जहाँ पर ये फिजन का प्रोसेस जो है ये पॉसिबल नहीं है बैक्टीरिया के लिए, तो उन्होंने एक अडेप्टेशन ले रखी है। अडेप्टेशन इन द फॉर्म हो गई कि वो स्पोर फॉर्म करते हैं। जो स्पोर है वो एक हार्ड कोटिंग लिए हुए होते हैं, तो वो हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, तो इससे बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो ये एक तरह की उनकी अडेप्टेशन है, स्पोर फॉर्मेशन, और इससे वो मल्टीप्लाई भी करते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। ओके, गॉट इट। फिजन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रू नहीं होता। जैसे कि आप हायर ऑर्गेनिजम्स में देखते हो कि दो गैमीट्स होते हैं, उनके बीच में फ्यूज़न होती है, फिर ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है उसमें सिंपली जो जेनेटिक मटेरियल है इनका न्यूक्लियोइड के फॉर्म में, उसका अलग अलग तरह से एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है अब मैं बताती हूँ। नंबर 1, कॉन्जुगेशन जो प्रोसेस है उसमें सेल टू सेल होता है रिमूवल। ये कैसे होता है? ये सेल आपस में डिवाइड कर जाएंगे, और जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो भी डिवाइड करके आधा एक में पहुंच जाएगा, आधा एक में, और इससे उनकी कॉपीज बनती चली जाती है। तो ये है कॉन्जुगेशन, सिंपल प्रोसेस। उसके बाद हम आते हैं ट्रांसडक्शन में क्या होता है? वायरस। बेसिकली वायरस जो है वो हेल्प करता है बैक्टीरिया की। ठीक है, किस तरह से? एक वायरस है वो उसको इन्फेक्ट करता है, और फिर वो किसी और को इन्फेक्ट करता है, तो यहाँ से जो जेनेटिक मटेरियल लेगा किसी एक बैक्टीरिया से, वो दूसरे में पहुँचा देगा, फिर तीसरे में पहुँचा देगा। तो क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, और बेसिकली रोल कौन प्ले कर रहा है इसमें? वायरस। तो वायरस के थ्रू जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। गॉट इट। कॉन्जुगेशन सेल टू सेल होता है, ट्रांसडक्शन जो है वो वायरस के थ्रू होता है, मैनी सेल्स में कर सकता है वो, ठीक, उसके जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्लास 12th में है आपका, काफ़ी बड़ा है ये टॉपिक, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन होता है, या आप किसी भी सॉल्यूशन में अपने बैक्टीरिया को रखते हैं। जब आप उस बैक्टीरिया को रखते हैं उसको इतना कॉम्पिटेंट बना देते हैं कंडीशंस को कि जो बैक्टीरिया है वो आपका बाहर से अपना जेनेटिक मटेरियल ले सकता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे होता है कि डीएनए फ्रॉम द एक्सटर्नल सरफेस लेता है, और कैसे उसको हम कॉम्पिटेंट बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं? बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। ओके, गॉट इट। तो हमने यहाँ पे सिंपल प्रोसेस की बात कर ली, थोड़ा सा जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है उनके बारे में बात कर ली, तो ये यहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे? किंगडम मोनेरा, उसके मेंबर्स कौन है, उसके मेंबर्स की शेप क्या है, उसके मेंबर्स को हमने डिवाइड कैसे किया, उसके मेंबर्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब कोई भी चीज़ हो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है, जब हम लास्ट में
अपने आंसर को समराइज़ करते हैं तो उसके कुछ यूज़फुल एंड हार्मफुल इफ़ेक्ट भी लिखते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन देता है आपके आंसर में। तो हम लेके जाएंगे यूज़फुल इफ़ेक्ट। यूज़फुल इफ़ेक्ट क्या है बैक्टीरिया के? बैक्टीरिया का यूज़फुल इफ़ेक्ट है सॉइल फर्टिलिटी। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बात की थी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो वो क्या करते हैं, प्लांट में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो फिक्स करते हैं तो उससे क्या होता है, नाइट्रोजन सॉइल में आ जाता है, तो ये हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके। और ये जो है डिकम्पोजर्स हैं बहुत अच्छे। जितना भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है आपका कहीं पर भी प्रेजेंट है, मान लो वो कोई डेड एनिमल है, कोई भी आपका बायोमास है, कुछ पत्ते हैं, जो भी चीज़ कहीं पर भी सड़ रही है, डिके हो रही है, उसको वो डिकम्पोज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे डिकम्पोजर्स हैं। यही साइकिल में भी रोल प्ले करते हैं, हमारी जो बायोजियोलॉजिकल साइकिल चलती है, तो रोल ऑफ डिकम्पोजर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो बैक्टीरिया होते हैं। फिर बैक्टीरिया का जो प्रयोग किया जाता है, बैक्टीरिया का यूज़ होता है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में। एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में बैक्टीरिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आपका कर्ड बनाने के लिए, जैसे आप घर में कर्ड बनती है, तो कर्ड में भी लैक्टोबैसिलस जो है वो हेल्प करता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। बैक्टीरिया सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं। कौन सी टेक्निक में टूल्स है सबसे इम्पॉर्टेंट? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जब आप बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर पढ़ेंगे अपने क्लास 12th में, तो आप समझ जाएंगे कि बैक्टीरिया कितने इम्पॉर्टेंट हैं। वो वेक्टर का रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनके यूज़फुल इफ़ेक्ट के। ठीक है, अब यूज़फुल हैं तो कुछ हार्मफुल भी होंगे ज़रूर, क्योंकि 2 साइड्स ऑफ द कॉइन होती हैं। तो यूज़फुल इफ़ेक्ट हो गए, और हार्मफुल इफ़ेक्ट में क्या आएगा? जब हम हार्मफुल इफ़ेक्ट की बात करेंगे तो जो बैक्टीरिया है ना, ये लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़ कॉज करते हैं। किस में करते हैं? ये आपका कॉज करते हैं, प्लांट में भी कर देते हैं, सिट्रस कैंकर जैसे हो जाता है, ऐसे ही ये एनिमल्स में भी करते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ कॉज करते हैं। ठीक है, आपका टाइफाइड हो गया, ये सब, तो ये बहुत ही बड़े बीमारी भी कॉज कर सकते हैं आपके रूप में। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक के साथ हमारा पूरा का पूरा किंगडम मोनेरा कंप्लीट है। ठीक, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा, उसके कौन से मेंबर्स हैं उसके बारे में पढ़ा, उनकी बेसिक शेप क्या है, उनको कैसे डिवाइड किया जाता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फिर हम उसके रिप्रोडक्शन पे आए, रिप्रोडक्शन किन मेथड से होता है, यूजफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स पे आए। ये चीज़ें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। एनसीईआरटी में इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं बचा हुआ है इस पूरे किंगडम का। ठीक है, तो अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बायो बूस्टर नाम से, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगला जो वीडियो आएगा वो आपका आएगा किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना बचे। ठीक है, तो नेक्स्ट के लिए किंगडम प्रोटिस्टा तैयार रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू।